हेलो दोस्तों, मैं रामका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बीपीएससी, बिहार टीआरई या फिर बिहार में हो रहे किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? वक्रता केंद्र से परे, फोकस पर, वक्रता के केंद्र पर, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। 69 बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है आपके सामने। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वक्रता के केंद्र पर। कैसे, या आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके पास कोई अवतल दर्पण है और पूछा है कि यदि वस्तु की स्थिति वक्रता के केंद्र मतलब कैसा कहाँ पर हो कि जो प्रतिबिंब है वो उल्टा, वास्तविक और वस्तु के आकार के बराबर बने। तो जो वस्तु की स्थिति है वो वक्रता केंद्र पर रहेगा, तभी ये जो है ये संभव हो पाएगा कि प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर बने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक टेलीस्कोप के अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है तब टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपरिवर्तित रहती है, लेंस की फोकस दूरी पर निर्भर करती है, बढ़ती है या घटती है? बीपीएससी री एग्ज़ाम 2024 में पूछा गया क्वेश्चन, आईएमपी मार्क करिएगा, क्योंकि जितने भी री एग्ज़ाम होते हैं या फिर जितने कैंसल्ड पेपर होते हैं उनके क्वेश्चन दोबारा से ज़रूर देखने को मिल जाते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बढ़ती है। जब टेलीस्कोप के अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है तो टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विभेदन क्षमता लेंस की वक्रता त्रिज्या से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जाता है, फिल्टर से रंगों को अलग किया जाता है, पौधे से रंगों को अलग अलग किया जाता है, या फिर रंगों को अलग नहीं किया जा सकता। प्रकाश के जो 7 रंग हैं, जिसको याद करने का जो निमोनिक्स होता है या फिर आप ट्रिक कहें, उसे हम विबग्योर के माध्यम से याद करते हैं। विबग्योर, GYOR, ये प्रकाश के 7 रंग हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये प्रकाश के 7 रंग हैं। इनको अलग करने के लिए एक प्रिज्म के माध्यम से इनको गुजारना पड़ता है, जिससे प्रकाश के जो रंग हैं वो 7 रंगों में विभाजित हो जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति 2 डायोप्टर प्लस 2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 2000 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर? 69 बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया था, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन टीआरई में भी देखने को मिला था। इसका सही जवाब हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। कोई चश्मा है, ऐनक है, उसके लेंस की अगर शक्ति जो है वो प्लस 2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर होगी। कैसे होगी? आप यहाँ पे देख सकते हैं, फोकस दूरी बराबर जो होता है वो 1/, लेंस की क्षमता जिससे डी कहते हैं, 1/2 कर देंगे, क्योंकि जो लेंस की क्षमता है वो 2 डायोप्टर है। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये 0.5 मीटर या फिर 50 सेंटीमीटर में निकल के वैल्यू आएगी। ऑप्शन जो है सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं? तांबे के तार को गर्म करके, तंतु को गर्म करके, परमाणु को उत्तेजित करके या अणुओं को दोलित करके? 40वें बीपीएससी 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तंतु को गर्म करके। श्वेत प्रकाश को नली में तंतु को गर्म करके जो है वो निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है समतल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। सौर भट्टी में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। सौर भट्टी एक संरचनात्मक उपकरण है जिसका उपयोग उच्च तापमान के उत्पादन हेतु किया जाता है। इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण है, मतलब जिससे हम सूक्ष्म वस्तुओं को देखते हैं, वो उपकरण कौन सा है? किसके द्वारा सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है? माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप या फिर स्टेथोस्कोप? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप जिसे सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है, इसी के द्वारा सूक्ष्म वस्तुओं को देखने में मदद मिलती है। इसमें 2 उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप
का यूज कहाँ करते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। बहुत जनरल सी चीज़ है स्टेथोस्कोप, अक्सर आप लोगों ने इसका यूज होते हुए देखा होगा। स्टेथोस्कोप का यूज कहाँ करते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपका कमेंट, आपका जवाब सही होगा तो आपके जवाब को अगले दिन फ्लैश बोर्ड पर दिखाया जाएगा, जैसा कि कल के क्वेश्चन का जवाब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। एक बार हम लोग कल के क्वेश्चन के जवाब देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, कल के वीडियो पे कुछ लोगों के जवाब थे, जैसे विकास यादव ने केवल नाइस मैम लिखा है, भारती सिंह नाइस क्लास, पूजा गुप्ता ने एक क्वेश्चन मैंने पूछा था PPLO का फुल फॉर्म क्या है, उन्होंने बताया है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म और इसे माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। वेरी गुड पूजा गुप्ता, आपका जवाब बिल्कुल सही है। इसी तरह अगर आज के क्वेश्चन के जवाब आप लोग देते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम को भी दिखाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है? क्या नहीं बदलता है? वेग या गति, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, अपवर्तनांक, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति जो है वो नहीं बदलती है। अगला क्वेश्चन, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास यानी लेंस किस प्रकार के लेंस होते हैं? अवतल, उत्तल, साधारण, एक से अधिक, मतलब ए और बी दोनों। तो देखिए, पढ़ने के लिए अगर हम ग्लास यानी कि हमें चश्मे की ज़रूरत पड़ रही है, यानी कि हमें दूरदृष्टि दोष है। दूरदृष्टि दोष क्या होता है? इसमें दूर की वस्तुएं तो हमें दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं देखने में हम अस्पष्ट, मतलब अस्पष्टता होती है, पास की वस्तुएं देखने में असमर्थ होते हैं। तो अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो हम दूर से पढ़ेंगे नहीं, हम पास करके पढ़ेंगे। पास की चीज़ें हमें नहीं दिखाई दे रही, इसका मतलब यह है कि हम दूरदृष्टि दोष से ग्रसित हैं, व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से ग्रसित है। तो दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष के लिए लेंस जो होता है, दूरदृष्टि दोष के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि निकट दृष्टि दोष, निकट आ आता है अल्फ़ाबेट में, अक्षरों में, और ऊ जो होता है वो बाद में आता है। तो दूर में आपका ऊ आएगा और पास में आपका आ जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष में आप निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि पढ़ने के लिए दूर दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति पढ़ने में असमर्थ होगा, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दर्पण के सामने रखे एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है अवतल, समतल, उत्तल, बेलनाकार के साथ बाहर की तरफ उभरे हुए, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अवतल। यदि कोई व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा है, ये मान लीजिए दर्पण है, यहाँ कोई व्यक्ति जो है वो खड़ा है, ये मान लीजिए कोई व्यक्ति है, और उसे अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, यानी कि इसे लग रहा है कि ये जो यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है वो इससे बड़ा है, तो वहाँ पे कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसे कॉनकेव मिरर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग होता है? वेरी IMP क्वेश्चन, इसे IMP मार्क करिएगा। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग होता है? नतोदर या फिर जिसे अवतल कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अवतल ना लिख के कहीं कहीं नतोदर भी लिखा रहता है, तो अवतल दर्पण को ही नतोदर कहते हैं। समतल, अवतल, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी उत्तल लेंस। आवर्धक कांच में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। आवर्धक कांच को इंग्लिश में मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं और इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश विकिरणों की जो प्रकृति होती है वो तरंग और कण दोनों के समान होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवर्तन झंझरी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का उपयोग करके विवर्तन पैटर्न प्राप्त करने के लिए नीली रोशनी की किरण का उपयोग किया जाता है। यदि नीली रोशनी के स्थान पर पीली रोशनी का प्रयोग किया जाए तो विवर्तन पैटर्न एक साथ संकीर्ण और सघन हो जाता है। विवर्तन पैटर्न नहीं बदलता है। विवर्तन पैटर्न व्यापक और दूर दूर हो जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विवर्तन पैटर्न व्यापक और दूर दूर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, रमन प्रभाव सर CV रमन के कारण है। रमन प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रमन प्रभाव के प्रत्यास्थ प्रकीर्णन का एक उदाहरण है। प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्णन के बाद भी बढ़ती और घटती है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्णन के बाद केवल कम हो सकती है। एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्णन के बाद बढ़ती और घटती भी है। ये रमन प्रभाव के बारे में सही कहा गया है। रमन प्रभाव दिया किसने था? तो हमारे देश के जाने माने वैज्ञानिक CV रमन द्वारा रमन प्रभाव दिया गया था।
अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला लगता है क्यों? सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक होता है। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती हैं। नीला तरंग लेंस की अधिक सुग्राही है। वायुमंडल दीर्घ तरंग दैर्ध्य को लघु तरंग दैर्ध्य की अपेक्षा अधिक अवशोषित करता है। पूछा है, आकाश का रंग नीला लगता है, इसके बारे में कौन सा सही है? क्यों आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती हैं, इसलिए आकाश का रंग जो होता है वो नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, वह घटना जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का फैलाव, प्रकाश का प्रकीर्णन, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी, प्रकाश के प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का जो रंग होता है वो हमें नीला दिखाई देता है। आकाश का नीला दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। नीले रंग की प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अन्य प्रकाश की तुलना में कम होती है। जो नीला रंग होता है वो अन्य प्रकाश की तुलना में इसका तरंग दैर्ध्य कम होता है, जिसके कारण नीला रंग अधिक प्रकीर्णित होता है और आकाश का रंग जो है वो हमें नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने किससे समझाया जा सकता है? वेरी वेरी IMP क्वेश्चन, इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का ध्रुवीकरण, प्रकाश का व्यतिकरण, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तारों का टिमटिमाना किस पर डिपेंड करता है? प्रकाश के अपवर्तन या फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा में किससे प्राप्त होती है? चंद्रमा, समुद्र, सूर्य, हवा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा सूर्य से ही प्राप्त होगी, नाम से ही स्पष्ट है। वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? जल, निर्वात, वायु, कांच, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, कांच। प्रकाश और लाइट और जो साउंड होता है, लाइट और साउंड, एक मिनट, लाइट साउंड, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। प्रकाश जो है ये सबसे धीमी गति, सबसे तेज जो गति करती है वो करती है निर्वात में, और लाइट जो है ये सबसे धीमी गति साउंड जो है वो निर्वात में सबसे कम गति करती है। यानी कि जो प्रकाश है, जो लाइट है, ये सबसे तेज गति करेगी निर्वात में, उसके बाद जल में, उसके बाद नहीं निर्वात में, उसके बाद वायु में, उसके बाद जल में, उसके बाद कांच में। यानी कि प्रकाश सबसे धीमी गति जो है वो कठोर में करेगी, ठोस में करेगी, लेकिन साउंड इसका जस्ट अपोजिट होता है। साउंड सबसे फास्ट, सबसे तेज गति जो है वो ठोस में करेगी और सबसे धीमी किस में करेगी? निर्वात में करेगी, या ना के बराबर करेगी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग 4.2 सेकंड, 4.8 सेकंड, 8.5 मिनट, 3.6 घंटे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 8.5 मिनट। सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचने में समय लेता है 8.5 मिनट, या फिर अगर यहाँ नन ऑफ एबव का ऑप्शन होता तो ये गलत हो जाता, क्योंकि सूर्य के प्रकाश को जो पहुंचने में टाइम लगता है वो 8.19 सेकंड लगता है। वो 8 मिनट 19 सेकेंड लगता है। अगर सेकंड में बात करें तो 499 सेकंड, ये एग्जैक्ट टाइम है। बीपीएससी हमेशा क्वेश्चन को घुमा के देता है, ऑप्शन के साथ खेलता है। अगर यहाँ पे नन ऑफ एबव का ऑप्शन होता तो बीपीएससी नियरेस्ट ऑप्शन को कभी भी नहीं इंक्लूड करता, नहीं मानता। क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ एबव नहीं है तो आप नियरेस्ट मान सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ नन ऑफ एबव होता तो आपको 8 मिनट 19 सेकंड पे ही मार्क करके आना है, या फिर 499 सेकंड दिया हो तब आपको सही मार्क करके आना है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच जाता है। सेम क्वेश्चन, यहाँ देखिए नन ऑफ एबव का ऑप्शन है तो नियरेस्ट नहीं लिया गया। अगर नन ऑफ एबव नहीं होता तो यहाँ पे नियरेस्ट ले लिया जाता 8 मिनट, लेकिन नन ऑफ एबव है तो नहीं लिया जाएगा। कितना लगता है? 8 मिनट 19 सेकंड। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? ध्रुवीकरण, प्रकाश का ऋजुरेखीय प्रसार, विवर्तन, व्यतिकरण, एक से अधिक नहीं, इसमें एक से अधिक का ऑप्शन नहीं दिया। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, प्रकाश का ऋजुरेखीय प्रकाश, ये छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडारण है? सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा या भू उष्मीय ऊर्जा? तो हम सभी को पता है वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडारण जो है वो सौर ऊर्जा है। ये कभी भी ना खत्म होने वाली ऊर्जा है।
अगला क्वेश्चन, अब लोग ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में आए हों। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप लोग से अनुरोध है कि इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। कुछ हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, उसके लिए उन्हें धन्यवाद, लेकिन हमारे कम से कम 77% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो आप लोग से अनुरोध है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। 0.08 सेकंड का टाइम लगेगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। प्लीज़ दोस्तों, आप लोग से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, वह ताप जिस बिंदु पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में एक साथ रह सकती है क्या कहलाता है? क्वथनांक, गलनांक, हिमांक, त्रिक बिंदु, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन डी, त्रिक बिंदु। जिसमें ठोस, द्रव और गैस एक साथ रह सकते हैं उसे त्रिक बिंदु या फिर ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, 40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट स्केल में है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, 75 डिग्री फ़ारेनहाइट, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का एक फार्मूला होता है जिसको आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सेल्सियस को अगर आपको फ़ारेनहाइट में बदलना है तो फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9.5 इंटू सेल्सियस प्लस 32 होता है। तो 40 डिग्री सेल्सियस दिया है तो 40 डिग्री अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो अब यहाँ पे आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, और 9 गुणे 8 अगर आप करेंगे तो 8 9 72 हो जाएगा। 72 में प्लस 32 ऐड करेंगे तो आपका 104 डिग्री फ़ारेनहाइट निकल के आ जाएगा। इस फार्मूले को अगर आप याद रखते हैं तो 40 डिग्री 50 डिग्री कुछ भी दे दे तो आप सॉल्व कर पाएंगे। इसी पैटर्न पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी कि अगर सेल्सियस यहाँ पे 40 डिग्री ना देकर 60 डिग्री दिया होता तो आपका सही जवाब क्या निकल के आता? फ़ारेनहाइट में 60 डिग्री को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, कितना फ़ारेनहाइट निकल के आएगा ये कमेंट बॉक्स में हमें जवाब देकर बताइएगा। अगर आपका जवाब सही होता है, जैसे आज के वीडियो में सबके नाम दिखाए गए वैसे आपके भी नाम दिखाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से, ठोस को पिघलाने से। सही जवाब ऑप्शन बी, संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तांबा, सीसा, पारा, जस्ता, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सबसे अधिक कुचालक पूछा है तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी शीशा। शीशा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा या ऊष्मीय प्रवाहित ना हो सके उसे ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी, कांच, ये सभी ऊष्मा के कुचालक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 100 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर वायु में जलने की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस पर स्थित वाष्प में जलना क्या होता है? ज़्यादा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण कम खतरनाक है, ज़्यादा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण ज़्यादा खतरनाक है, कम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण कम खतरनाक है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ज़्यादा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, जो उसमें छुपी हुई एनर्जी है उसके कारण ये ज़्यादा खतरनाक होता है जल की अपेक्षा। जलवाष्प जो होता है, भाप जो होता है, वो जल अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे ही जल गर्म है और 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको जलवाष्प गर्म है, तो जलवाष्प जो होगा वो ज़्यादा खतरनाक होगा। क्यों? क्योंकि इसमें गुप्त ऊष्मा या छुपी हुई ऊष्मा, छुपी हुई एनर्जी पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसे लेटेंट हीट कहते हैं। गुप्त ऊष्मा को ही लेटेंट हीट कहते हैं, जिसके कारण जलवाष्प जो होता है वो जल की अपेक्षा ज़्यादा खतरनाक होता है। अगला क्वेश्चन, स्टीम इंजन कैसे चलता है? जल से, उष्मा से, ध्वनि से, तेल से। हम सभी को पता है स्टीम इंजन कैसे चलता है। भाप से चलता है, स्टीम से चलता है, उष्मा से चलता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वातानुकूलित यंत्र में किस कारण ठंडक होती है? गैस को दबाने एवं मुक्त करने से, जल के वाष्पीकरण से, जल को दबाने से, ठोस को दबाने से। सही जवाब ऑप्शन ए, गैस को दबाने और मुक्त करने से वातानुकूलित यंत्र में ठंडक महसूस होती है। अगला क्वेश्चन, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम